ये कहानी है पाषाण युग के अंत की, यानी कि आज से 20,000 साल पहले, जहाँ पर हमें कुछ यूरोपियंस को दिखाया जाता है जो कबीलों में रहते हैं, एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। और ऐसे ही एक कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताऊ होता है। वो सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीलों वालों के साथ शिकार करने के लिए आया है और उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी भैंसों का झुंड होता है। ये सब की सब उन पर हमला कर देते हैं और तभी दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे खेड़ा की तरफ भागता है। ताऊ उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है लेकिन वो डर जाता है, इसलिए खेड़ा भागना शुरू कर देता है। वो जंगली भैंसा उसे अपने सींग में अटका लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। खेड़ा के पिता ताऊ, जो इस कबीले के सरदार होते हैं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए उस जंगली भैंसे पर भाला फेंकते हैं। हालांकि भाला उसे लग जाता है, लेकिन तब तक वो भैंसा खेड़े को खाई से ऊपर उछाल देता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि आज से एक हफ्ता पहले, जहाँ खेड़ा के कबीले को दिखाया जाता है जो सबकी सब सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी रात खेड़ा की मॉम खेड़ा के पिता ताऊ से कहती है, खेड़ा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, अभी वो तैयार नहीं हुआ है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। खेड़ा के पिता ताऊ कहते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और साल के इस वक्त में सभी शिकार करने के लिए जाते हैं। अगर हम शिकार करने के लिए नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा। ये वक्त है जब खेड़ा को अपने आप को साबित करना होगा। अगली सुबह सबकी सब कबीले वाले यहाँ से शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये एक पत्थर की स्मारक तक पहुँचते हैं जो इनके पूर्वजों ने बनाई होती है। यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो इन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकला है ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। ये सब की सब रात यहीं पर गुजारते हैं और अगले दिन ये अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये सफर बहुत खतरनाक है। इनके कई पूर्वजों ने इसी तरह के सफर में अपनी जान गंवाई है, इसीलिए वहाँ पर उनकी याद में स्मारक बनाया होता है। अब आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखता है जिसे भाले से जंगली कर देते हैं। ताऊ अपने बेटे खेड़ा से कहते हैं कि तुम इसे मारोगे, पर खेड़ा उस बेबस की जान नहीं ले पाता, इसीलिए ताऊ उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीनकर उस जंगली सुअर को मार देते हैं। और इसके बाद वो खेड़ा से कहते हैं, तुम इतने बुज़दिल निकलोगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। दरअसल जंगल में जानवरों के बीच एक कानून होता है जहाँ पर हर एक ताकतवर एक कमजोर को मारकर जिंदा रहता है और प्रकृति के इस कानून को इस वक्त में इंसान भी फॉलो करते हैं, जहाँ पर वो अपने आप से कमजोर को मारकर खुद को जिंदा रखते हैं। अब रात के अंधेरे में जब ये अपने शिकार को खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर शेर आता है और उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह ये उस लड़के की याद में एक छोटी सी स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे का सफर तय करते हैं। भयानक जंगलों से गुजरने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। रात को एक गुफा में शरण लेते हैं जहाँ ताऊ अपने बेटे खेड़ा के हाथ में तारों के कुछ टैटूज बनाता है और उसे बताता है कि तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखेंगे और जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा है कि उनका घर किस तरफ है। अगली सुबह होने के बाद ये लोग फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी इन्हें कुछ जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखने के बाद सब खुश हो जाते हैं और ये सब उन जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर वो पल आता है जब एक जंगली भैंसे ने खेड़ा को पहाड़ी से उछाल दिया था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि भैंसे ने जब खेड़ा को चट्टान से उछाल दिया था तो वो चट्टान से नीचे तो गिरा, पर अभी भी वो चट्टान के बीचों बीच एक पत्थर को पकड़ कर लटका होता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि हिम्मत मत हारना। और तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर खेड़ा लटका होता है। खेड़ा चट्टानों के बीच में बने एक रास्ते में गिर जाता है। खेड़ा के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं, पर उसके कबीले वाले उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वहां जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम हमारे कबीले के सरदार हो, हम चाहते हैं कि तुम हमारी जिम्मेदारी लो और हमारी रक्षा करो। ताऊ को उन सब की बात माननी पड़ती है और वो पूरा दिन पूरी रात उसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज देता रहता है। और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं बोलता तो ताऊ और उसके सभी साथी खेड़ा की याद में पत्थर की इमारत बनाकर अपना छोटा सा किया हुआ शिकार लेकर वापस अपने कबीले की तरफ निकल लेते हैं। उनके जाने के बाद खेड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है। वो उसे नोचना शुरू करता है और इससे पहले वो उसे खाता खेड़ा की आंख खुल जाती है। दरअसल वो बेहोश हुआ था। वो उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है और उसके बाद वो अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। खेड़ा जब चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसका पैर जख्मी होता है, इसलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है
और नीचे बहुत गहरी खाई होती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे नीचे पानी भर जाता है। और खेड़ा का जब हाथ छूटता है तो वो नीचे नदी में जाकर गिरता है, जहाँ बहुत सारा पानी होता है। खेड़ा फिर उस नदी से बाहर निकलकर अपने पैर को एक लकड़ी से बांधता है और फिर उस चट्टान के ऊपर पहुँचता है जहाँ से वो नीचे गिरा था, जहाँ वो देखता है कि उसके नाम का एक छोटा सा स्मारक है। वो समझ जाता है कि उसके कबीले वालों ने ये विश्वास कर लिया कि खेड़ा की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद खेड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर बिताता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है, तभी कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। खेड़ा वापस पेड़ की तरफ भागता है और इससे पहले कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ता, एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है और नीचे खींचने लगता है। खेड़ा अपने चाकू से उसे जख्मी कर देता है और पेड़ के ऊपर चला जाता है। रात भर भेड़िए उसका नीचे इंतजार करते हैं। खेड़ा जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि सभी भेड़िए जा चुके हैं। वहाँ पर सिर्फ वो भेड़िया होता है जिसे उसने एक दिन पहले जख्मी किया था। खेड़ा तभी उस चाकू से अपने लिए एक भाला बनाता है और इसके बाद जब वो भेड़िए को मारने के लिए जाता है तो वो उसे उस जख्मी भेड़िए पर दया आ जाती है। वो उसे उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहाँ पर वो अपने कबीले वालों के साथ एक रात रुका था। वहाँ पर वो उस भेड़िए के जख्म को साफ करता है और अगली सुबह उठकर वो बाहर जाता है और अपने पैर के जख्म को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है। खेड़ा जब पानी पीता है तो भेड़िया भी अपने मुंह को खोल लेता है और अब खेड़ा उसको पानी देने के लिए जाता है। शुरू में भेड़िया उसे देखकर थोड़ा गुर्राता है और अब खेड़ा उसे पानी देने के लिए जाता है, पर खेड़ा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। भेड़िया वो पानी पी लेता है। साथ ही अपनी जान बचाने के लिए खेड़ा यहाँ पर जो कीड़े खा रहा होता है वो कीड़े वो भेड़िया को भी देता है और अब धीरे धीरे इनके बीच में एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों की दोनों जख्मी हैं, इसलिए कुछ दिनों तक ये उसी गुफा में रहते हैं। एक रात को खेड़ा अपने हाथ में उन तारों को देखता है जो उसके पिता ने उसके हाथ में बनाए थे और इसके बाद उन्हीं तारों को वो आसमान में देखता है। वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है और अगले दिन वो अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है। वो उस भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़े मुझे भी अपने घर पहुंचना होगा। और खेड़ा यहाँ से निकल जाता है और वो देखता है कि वो भेड़िए लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। हालांकि खेड़ा कई बार भेड़िए को भगाता भी है और वो उसके पीछे आना नहीं छोड़ता। तब भेड़िया एक सुअर को देखता है तो वो उसका शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो शिकार नहीं कर पाता। खेड़ा समझ जाता है कि वो भूखा है। वो उसे वो कीड़े देता है जो वो खुद भी खाता है और पहली बार वो भेड़िया खेड़ा के हाथ से कुछ खाता है और अब वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है जिसे वो दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह भेड़िया खेड़ा का मुंह चाटकर उसे उठाता है। खेड़ा कहता है कि तुमसे कितनी बदबू आ रही है। अब वो उसे जबरदस्ती नदी में फेंक देता है। ये दोनों की दोनों नदी में नहाते हैं। साथ ही भेड़िया दोनों के खाने के लिए एक मछली का शिकार करता है और इसके बाद खेड़ा अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। अब ये दोनों की दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। खेड़ा इस भेड़िए का नाम रखता है एल्फा और एक रात को जब ये आग जलाकर बैठे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ और भेड़िए आते हैं। एल्फा उनके पास जाता है। दरअसल ये एल्फा का परिवार है। खेड़ा समझ जाता है। वो एल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ चले जाना चाहिए। एल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है और अगली सुबह खेड़ा अपने आगे के सफर पर निकलता है। अब बर्फ भी पड़ चुकी यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है और खेड़ा लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं। उनके बीच में एल्फा भी होता है। एल्फा को उसके साथी भेड़िए शिकार नहीं खाने दे रहे होते हैं। खेड़ा उसे पहचान जाता है। वो एल्फा की तरफ भागता है, पर तभी बर्फ टूट जाती है और वो झील में गिर जाता है। दरअसल ये एक जमी हुई झील होती है। एल्फा ये देखकर उसकी तरफ भागता है। एल्फा ऊपर से कूदकर बर्फ तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर बर्फ की परत बहुत मजबूत होती है, इसलिए वो उसे तोड़ नहीं पाता। खेड़ा के पास जो चाकू होता है वो उससे बर्फ की परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अब एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। खेड़ा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े उतारता है और आग जलाता है। रात को ये दोनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह जब खेड़ा अपने आगे के सफर पर जाता है तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो ठंड से जमकर मर चुका है। खेड़ा उसका धनुष तीर लेकर आगे बढ़ जाता है और तभी इनके ऊपर लकड़बग्घे के हमला कर देते हैं। ये दोनों की दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में शरण लेते हैं, पर यह गुफा एक शेर की होती है जो खेड़ा के ऊपर छलांग लगाता है। पर इससे पहले कि वो खेड़ा तक पहुंचता, एल्फा उस पर हमला कर देता है। एल्फा और शेर जब लड़ रहे होते हैं तो खेड़ा अपने धनुष बाण से शेर को मार देता है। उसके बाद खेड़ा एल्फा के घाव पर मरहम लगाता है
और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। अब अगली सुबह एक बार फिर से ये अपने आगे के सफ़र को जारी रखते हैं। इस बार वो ठंड का सामना करते हुए उस स्मारक तक पहुंच जाते हैं जो इनके पूर्वज ने बनाई होती है, जहां पर खेड़ा इस सफ़र की शुरुआत में अपने कबीले के साथ पहुंचा था। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर है और अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है। वो बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब एल्फा जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। एड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कुछ दूर चलने के बाद वो भी बर्फ में लेट जाता है क्योंकि अब उसके अंदर भी आगे चलने की शक्ति नहीं है। इसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो एक सपना देखता है, जिस सपने में उसे वो रात याद आती है जब सफ़र पे आने से पहले उसकी मॉम उसके लिए चिंतित थी और उसके पिता से कह रही होती है कि खेड़ा को अपने साथ मत ले जाओ कि वो मुझे छोड़कर चला ना जाए। उसकी ताकत ही उसकी शक्ति है, उसका हथियार नहीं। उसका पिता कहते हैं कि तुम जितना कमज़ोर उसे समझती हो वो उतना कमज़ोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद खेड़ा की आंखें खुल जाती हैं और पूरी हिम्मत से एक बार फिर से एल्फा को अपनी गोद में उठाता है और लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसे अपना कबीला दिख जाता है और वो एल्फा को लेकर कबीले तक पहुंच जाता है। और जब सब उसकी गोद में एल्फा को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई इंसान किसी जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। खेड़ा के माता पिता जब खेड़ा को देखते हैं वो पूरी तरह से हैरान होते हैं और बहुत ही खुश भी हैं। खेड़ा अपने पिता से कहता है कि उसे बचा लीजिए, अल्फा को बचा लीजिए। और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब खेड़ा को होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है। एल्फा भी उसके पास जख्मी हालत में लेटा होता है। तभी एक औरत वहाँ एल्फा के छोटे बच्चे को उठाती है और कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल खेड़ा को नहीं पता था कि एल्फा प्रेग्नेंट है। एल्फा के बच्चे हो चुके हैं और कबीले वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एड़ा एल्फा के पास जाता है कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों बाद जब ये दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर एल्फा के बच्चे भी होते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है जहाँ पर इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दिया है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार पर जा रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिल में दया, प्यार और विश्वास होता है वो न सिर्फ इंसानों का बल्कि किसी का भी दिल जीत सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हैं, जैसा कि खेड़ा के दिल में था। उसने दया से एल्फा की जान बचाई, प्यार से उससे दोस्ती की और विश्वास से वो अपने घर तक पहुंच गया। जबकि जिन लोगों के दिलों में नफरत होती है वो सिर्फ अपने दुश्मन बनाते हैं और इस दुनिया में तबाही लाते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म एल्फा की। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.7। इस फिल्म का बजट था $51 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $100 मिलियन की। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरी ज़ुबानी और कौन सी मूवी की कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और तब तक तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद।